हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 मैथमेटिक्स के चैप्टर तीसरे में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। क्लास 9th में हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पेयर, चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, यानी जिसका मान जो है चेंज होता है। तो अगर एक चर है तो एक मान बदलेगा, दो चर है तो दो का मान बदलेगा। जैसे समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि a b का मान शून्य नहीं होना चाहिए, a और b का मान शून्य नहीं होना चाहिए, और a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस समीकरण को दो चरों में यानी x और y, x का मान भी वैरी करेगा, y का मान भी वैरी करेगा। तो इस समीकरण को दो चरों x y में एक रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल से तात्पर्य क्या है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x और y का जो मान रखेंगे, x और y का जो मान रखेंगे, या समीकरण को हल करने के बाद x और y का जो मान आएगा, वह प्रत्येक हल यानी x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होगा, और विलोमतः भी ऐसा होता है। यानी अगर हम इसको ग्राफ की सहायता से अगर हम दिखाते हैं तो जो इसका सलूशन मिलेगा वह सलूशन मतलब कि x और y का जो मान होगा वह मान हमको ग्राफ पर भी मिलेगा। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है वह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वाला समीकरण, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और कंडीशन है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों में a1 b1 और a2 b2 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। c1 c2 शून्य हो सकता है, लेकिन a1 b1 a2 b2 यह शून्य नहीं होना चाहिए। अब दो चरों में एक रैखिक समीकरण का जो ज्यामितीय निरूपण होता है, यहां ज्यामितीय निरूपण से तात्पर्य है कि जैसे y इक्वल्स टू ax प्लस b है, तो आप x के अलग अलग मान रखते हैं तो y का मान मिलता है। तो x और y के बीच आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह ग्राफ पर उसका जो निरूपण है यह ज्यामितीय निरूपण कहा जाता है। अब अगर यहां पर हम ये देखें तो जो हमें ग्राफ मिलते हैं वो उसमें तीन केसेस मिलते हैं। अगर हम दो समीकरणों का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें इसमें तीन केसेस मिलते हैं, और यह तीन केसेस क्या हैं? पहला केस है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, तो x और y के एक हल यानी एक मान होगा। जैसे देखिए, एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2। L1 और L2 दोनों एक दूसरे को कहीं पर कट कर रहे हैं। जहां पर कट कर रहे हैं तो यहां पर x का कुछ मान होगा, मान लीजिए कि x का मान अल्फा है, y का भी कुछ मान होगा, y का मान बीटा है, तो p अल्फा बीटा इसका सलूशन होगा। अर्थात उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद हमें जो कॉमन सलूशन इसका मिलेगा, हल मिलेगा, वह मिलेगा अल्फा और बीटा, अर्थात उसकी कुछ मान हमें प्राप्त होगा। तो इसमें आपने ये देखा
कि जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, यानी दोनों का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अर्थात दोनों रेखाओं को संतुष्ट करने वाला जो मान होगा वह x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। अर्थात इसका जो पेयर यानी अल्फा बीटा जो मान मिलेगा वह एक सिंगल मान होगा, जिसको कि हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड केस, दोनों रेखाएं संपाती कोइंसिडेंट होंगी तो x और y के अनंत हल या मान होंगे। जैसे एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है L2। L1 और L2 जब ग्राफ खींचा गया तो L1 और L2 जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, माने संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइनों के प्रत्येक x और y के मान जो है एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। अर्थात इस L1 और L2 के अनंत मान होंगे। अर्थात x और y का मान जो संतुष्ट करने वाला यहाँ पर है, समीकरण को हल करने के पश्चात जो मिलेगा वह अनंत हल होंगे इसके। ठीक है, तो इसी तरह से कहा गया है कि दोनों रेखाएं अगर संपाती हैं माने ओवरलैप कर रही हैं या कोइंसिडेंट हैं तो x और y के अनंत मान होंगे। तीसरी कंडीशन यह है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं पर काटती नहीं है, अर्थात एक दूसरे के समानांतर हैं, तो x और y का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि जब ये दोनों लाइनें, जैसे यहां पर आप देखें L1 और L2, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर रहे हैं। जब कहीं पर कट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि कोई भी मान इसका कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण भी कहा जाता है, जो कि थोड़ा सा हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। संगत यानी यह इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब इक्वेशन दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर इसका सलूशन नहीं मिल रहा है, तो सलूशन जब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हो गया कि यह इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब कॉपी और पेन उठाइए और साथ साथ प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इसमें दिया था क्या यह मनोरंजक है? मतलब आपको यह समझने वाली चीज है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसे आप समझिए। तो जब भी आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो वर्तमान आयु से लेकर के चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मान लिया कि आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है, x और y है। यानी आफताब की वर्तमान उम्र जो है x ईयर है और उसके पुत्री की y ईयर है। तो यह 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व एज कम होगी या अधिक होगी? एज कम रही होगी ना। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 ईयर होगी और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी? y-7 होगी। अब पहले प्रश्न के अनुसार, मतलब इसमें जो कंडीशन है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात आफताब की आयु जो है पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो आफताब की आयु कितनी है? x-7। पुत्री की आयु कितनी है? y-7। और कितने गुना है इसकी एज? 7 गुना है। तो x-7 इक्वल्स टू 7 इंटू y-7। अब इधर के इक्वेशन को एक्सपेंड कर दीजिए। तो 7 इंटू वाई और -7 जा 49। इसको लेफ्ट ले आइए तो 7y को ले आएंगे तो माइनस हो गया, -49 को लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x-7y और इसमें से निकाल देंगे तो आ जाएगा ये 42।
तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 1। यह इसका बीजगणितीय निरूपण हुआ। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु कितनी होगी। इस समय x है तो 3 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 3 होगी। और पुत्री की 3 साल के बाद क्या होगी, y प्लस 3 होगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब जो है आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, अर्थात आफताब की आयु x प्लस 3 और पुत्री की आयु y प्लस 3 गुणे 3, तो अभी हो गया 3y प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये इसका बीजगणितीय इक्वेशन मिल गया। अब इसे जो है ग्राफ से दर्शाना है, ठीक है। तो ग्राफ से दर्शाना है तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन हमको मिला कि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, तो इसमें से हम y का मान निकालते हैं। तो 7y को उधर भेज दीजिए, तो 7y इक्वल्स टू x प्लस 42, तो y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन 7। अब यहाँ पर x का हम मान रखेंगे तो y का मान हमें मिलेगा, लेकिन सावधानी ये रखनी होती है कि x का मान हम ऐसा रखें कि डिनोमिनेटर यानी हर में जो वैल्यू दी गई है तो ऊपर की वैल्यू पूरी की पूरी कट जाए, ऐसा ना हो कि वो फ्रैक्शन में आए। इसलिए वैल्यू यहाँ पर आपको सोच समझ करके रखनी होगी। तो चलिए 0 रखते हैं तो ये y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन 7 है, तो ये 0 यानी 7 6 42, तो ये 6 आ गया। अब देखिए ये 7 है तो इसका मतलब कि जब ये 42 है तो 7 प्लस माइनस करके ही रखेंगे तो इसमें आपको मिलता जाएगा। तो अगर हम 7 रखते हैं तो ये 49 हो गया, 7 7 49। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 7 पर y की वैल्यू 7। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू x माइनस 6 या y इक्वल्स टू x माइनस 6 बाई 3। अब ठीक वैसे ही x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो आप देखें -2 मिला, 3 रखेंगे तो -1 मिला। अब इस x और y की जो संगत वैल्यू मिली, इससे हम एक ही ग्राफ पर 2 रेखाएं खींचेंगे। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। देखिए पहला क्या मिला था 0 6, तो इस ग्राफ पर यह x और x डैश, y डैश और यह इसका मूल बिंदु 0 0। अब ऊपर ये x इधर चलेंगे तो x प्लस होगा, इधर x चलेंगे तो माइनस होगा, y ऊपर चलेंगे प्लस होगा, नीचे चलेंगे y माइनस होगा। तो 0 और 6, तो 0 हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू हो गई 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 0 6 कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा है 7 7, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पर ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमारा बन गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 का। ठीक इसी तरह से जो दूसरा आपने खींचा था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए क्या था 0 माइनस 2, तो 0 और -2 का मतलब y अक्ष पर नीचे की तरफ, तो ये 1 खाना ये 2 खाना, ये यहां पर होगा, ये नीचे आ गया। अब इसी तरह से 3 और -1, तो ये 1 x 2 और ये 3, ये हो गया 1, तो इस तरह से ये 3 1 यानी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपने ये देखा कि यह एक लाइन के लिए ग्राफ हो गया और यह दूसरे लाइन के लिए ग्राफ हो गया। तो यह इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब इसमें मान लेते हैं कि बल्ले और गेंद की कीमत x और y है। एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत
y है। तो शुरू में क्या खरीदा, 3 बल्ला 6 गेंद, कितने में, 3900 में। तो 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत हो गई, एक बल्ले की कीमत है x तो 3x हो गया, एक गेंद की कीमत है y तो 6 गेंद का 6y, तो टोटल 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए 3x प्लस 6y, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 3900 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 3 6 39, इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 कामन है, तो 3 कामन लेकर के दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। सेकेंड केस में क्या कहा कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला 3 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत x, 3 गेंद की कीमत 3y, तो x प्लस 3y कितने में, 1300 में। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 1300 बराबर 0। अब ये दो समीकरण मिल गए। यह दोनों समीकरण कैसे मिले, बीजगणितीय। अब देखिए पहले में है x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, तो इसे 2y बराबर 1300 माइनस x या y बराबर 1300 माइनस x बटा 2 हो गया। अब x के मान हम रखते हैं, तो चलिए x का मान यहां पर रखते हैं, कितना रखें, चलिए 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो इसमें से 1300 में से 2 कम हो जाएगा और फिर भाग देंगे तो 649 आ जाएगा। 4 रखेंगे फिर इसके बाद ये इतना आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस 3y जो दूसरा वाला इक्वेशन है, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0, तो 3y बराबर 1300 माइनस x, तो y बराबर 1300 माइनस x बाई 3। अब यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर नीचे 3 दिया है, तो नीचे 3 दिया है तो x का मान हम ऐसे रखेंगे कि इसमें से हम घटाए या जोड़े तो 3 से कट जाना चाहिए पूरा पूरा। तो चलिए अगर हम 1300 को अलग से भाग दे करके देखें, तो अगर हम 1 इसमें से घटा लेते हैं तो ये 1299 होगा और 3 से कट जाएगा, तो 1 रखने पर x का मान 1 रखने पर ये आएगा 1299 और काट देंगे तो आ जाएगा 433। इसी तरह से 4 रखेंगे तो आ जाएगा 432। अब x और y के इन मानों के संगत ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 2 पर 649 मिला है और 4 पर 648 मिला है पहले के लिए। इसी तरह दूसरे के लिए 1 पर 433 मिला है x का मान, 1 रखने पर y का मान 433 मिला है। इसी तरह से 4 रखने पर 432 मिला है। तो यह ग्राफ जो है ये आप जो देख रहे होंगे, लाइन नीचे आ गया, ये 10 है, 12 है, 14 है, 16, 18, 20 है, ऐसे वैल्यू है। तो यह x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0 और यह x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0, ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गए। ठीक इसी तरह से यह है आपका थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो चलिए अब इसको आप मान लेते हैं कि मान लिया 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपया। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो 2 किलो सेब का दाम कितना हो गया, 2x हो गया। 1 किलो अंगूर का y हो गया, तो 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण नंबर 1। बहुत इजी तरीके में हो गया। अब चलिए सेकंड में देखिए, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 4 किलो का 4x। 1 किलो अंगूर का दाम y रुपये, तो 2 किलो का 2y और कितना रुपया टोटल 300। तो 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ 2 को कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से, तो ये 2x प्लस y बराबर 150 यानी 150। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की संगत जो है पीछे की तरह से हम y का मान निकालेंगे। तो 2x प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 2x। अब x का मान रखेंगे हम 0। यह मान कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने रखा है आप वही रखें, आप अपने हिसाब से कोई भी मान यहाँ पर रख सकते हैं, बशर्ते कि मान आपको ऐसे रखना है कि y और x के मान जो है फ्रैक्शन में न आवे। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं, x का मान 0 तो y का मान 160, अगर ये 5 रख लेते हैं तो 150। इसी तरह से 2x प्लस y बराबर 150 और y बराबर 150 माइनस 2x है। तो x का मान y बराबर
ये 150 माइनस 2x, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 150 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 140 हो जाएगा। अब ये वैल्यू और इस वैल्यू को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये देखिए ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो x अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये 10 तक चला गया, और इधर हम जो है ये एक खाना ये 20 है, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 इस तरह जा रहा। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 पर 160 है, तो ये देखिए 0 160 यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर डॉट लगा दिया। इसके बाद दूसरा है 5 पर 150, तो चलिए 1 2 3 4 5 पर 150। अब 160 और 140 के बीच में आएगा तो ये आ गया 150। अब यहाँ पर एक लाइन हम ग्राफ की खींच देंगे जो कि 2x + y = 160 की लाइन मिल गई। ठीक इसी तरह से जो सेकंड वाला है उसके लिए 0 150 मिला है, तो 0 पर देखिए ये 150, इसके बाद 5 पर 140, तो 140 पर इसको खींच देंगे, ये देखिए हो गया, तो ये 2x + y = 150। तो इस तरह से इसका आपने ग्राफीय निरूपण कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पूरा सॉल्यूशन इसका अच्छे से जो है देख सकते हैं। और अगर ये इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।